नमस्कार दोस्तों, रणभेरी बजने को तैयार है 2024 के लोकसभा चुनाव का। लेकिन 2023 में दावे किए जा रहे हैं कि देश में सरकार 24 में किसकी बनेगी। लेकिन आप इस बात को तभी ये समझ सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी जब आप ये समझे कि किस लोकसभा सीट पर किसका दबदबा होने जा रहा है। और ऐसे में हम बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में लगातार आपको विस्तार से बता रहे हैं। और आज बात करेंगे सीमांचल के सबसे प्रमुख सीट अररिया लोकसभा सीट की, जहां कभी एमवाई का दबदबा रहा, जहां कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल करके कभी जीत हासिल की, जहां बीजेपी ने भी अपना दम दिखाया, जहां आरजेडी ने भी अपना हिम्मत और हौसला दिखाकर 3 बार सफलता पाई, जहां जनता दल के भी कैंडिडेट कई बार चुनाव जीते, उस अररिया लोकसभा सीट का इस बार समीकरण क्या होगा, लड़ाई कितनी बड़ी होगी, कौन इस बार अररिया का बाजीगर बनेगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और इन 40 लोकसभा सीटों के मतदाता तय करते हैं कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो बिहार के 40 लोकसभा सीट के मतदाताओं के ऊपर यह जिम्मेवारियां होती है कि देश में सरकार किसकी बनानी है। 40 लोकसभा सीट है बिहार में, अगर बिहार जीत लिए तो कहीं ना कहीं हौसला तो बढ़ ही जाता है। तो आपको यह समझना होगा अररिया लोकसभा सीट के बारे में कि समीकरण क्या है यहां का। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि 2019 और 14 में क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार है भाई, नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी की बहार है, बीजेपी नेताओं की बहार है और अररिया में भी बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद जो प्रदीप सिंह हैं, उनका टिकट कटेगा या बचेगा यह भी जानना जरूरी है। 24 को लेकर दावे कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह हम बताना चाहते हैं कि 2014 में इस सीट से, अररिया लोकसभा सीट से चुनाव जीते तस्लीमुद्दीन, सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन, आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते थे। आपको मालूम है तब देश में नरेंद्र मोदी की हवा बह रही थी, तब ये नारे आए थे, चाय पर चर्चा होगी, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के चुनावी बयार में भी आरजेडी ने अररिया सीटें जीती थी। अररिया सीट पर तस्लीमुद्दीन की 14 में जीत हुई थी जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। जब 2018 में यहां बाई इलेक्शन हुए, जब तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए, तब भी बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल नहीं किया था। यहां बीजेपी को तब भी करारा हार मिला। तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज, जो फिलहाल महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने हैं, वो वहां से चुनाव जीते थे, लोकसभा पहुंचे थे आरजेडी के टिकट पर ही। आगे सरफराज की भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन समीकरण पहले समझ लीजिए। 19 में यहां जब चुनाव हुए तो बीजेपी के प्रदीप सिंह चुनाव जीत गए। तो अब बीजेपी को अपना साख बचाना है अररिया में और आरजेडी को दम दिखाना है। और अररिया सीट को लेकर जब जातीय समीकरण की बात होगी तब आप दावे के साथ यह कह सकते हैं कि किसी भी जाति का कोई नेता अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता है। अररिया में 44% मुस्लिम वोटर है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार को लेकर जब बातें होती है तो सुपौल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो 4 जिलों को लेकर कहा जाता है कि बिहार के ये नतीजे पश्चिम बंगाल में भी नजर आते हैं। बिहार के जीत पर पश्चिम बंगाल में भी जश्न मनता है। लेकिन अररिया में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं है, प्रदीप सिंह के लिए राहें आसान नहीं है, जो दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए राहें आसान नहीं है। और हमने आपको पहले ही कहा था ना कि पत्ता नहीं खोलेंगे अभी कि किसका टिकट कट रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है। लेकिन समीकरण 44% यहां पर मुस्लिम वोटर हैं, 56% हिंदू वोटर हैं। 56%, जिसमें 28% बड़ी भागीदारी
दलित, महादलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का है। 15% यहां पर जो वोटर हैं वो हैं यादव जाति के। और इसके अलावे अगर आप बात करें तो अररिया लोकसभा सीट पर स्वर्णों की संख्या सबसे कम है, मात्र 13% यहां पर स्वर्ण जाति के वोटर्स हैं। बहरहाल आप तो इतना समझ गए होंगे कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट अररिया लोकसभा सीट पर तभी जीत सकता है जब उसे हिंदू वोटरों का समर्थन हासिल हो। आप तस्लीमुद्दीन को देख लीजिए, तस्लीमुद्दीन तभी जीत पाए थे जब उनको हिंदुओं का साथ मिला था। यहां लालू यादव का जो समीकरण है MY, वो बहुत काम आता है। सीमांचल के हर सीट पर लालू यादव का समीकरण हर बार खेला कर देता है। सीमांचल लालू यादव का गढ़ भी कहा जाता है। लालू यादव कभी अपना बुत्ता, अपना दम दिखाते भी थे जब वो अपने जमाने में, तब सीमांचल के दम पर, क्योंकि लालू यादव का समीकरण MY है, मुस्लिम और यादव, और यहां मुस्लिम और यादवों को मिला दें तो 55% वोट जो है लालू यादव के समीकरण के हो जाते हैं। अब तो जो पिछड़ा वर्ग है वो भी लालू यादव के साथ ही है। बहरहाल जातीय समीकरण आप समझ गए, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यहां होगा क्या। देखिए 6 सीट है जिसमें RJD भी चुनाव जीती है, JDU भी चुनाव जीती है, कांग्रेस भी चुनाव जीती है विधानसभा के सीटों पर, और BJP भी चुनाव जीती है। हालांकि भाजपा का दबदबा यहां वर्तमान में कहें तो अधिक है। तारकिशोर प्रसाद जो है वो इसी अररिया के ठीक बगल के कटिहार से आते हैं, जो महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। खैर, तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी तो है। भले सरफराज को नहीं उतारे, लेकिन तेजस्वी यादव किसी मुस्लिम कैंडिडेट को इस बार अररिया लोकसभा सीट से उतारने जा रहे हैं। और अररिया लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में RJD के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस का डिमांड है, लेकिन यहां से RJD ही चुनाव लड़ेगी, यह आप तय मान लीजिए आज ही। और BJP की अगर आप बात कर लें तो प्रदीप सिंह का पत्ता कटने को लेकर चर्चा है। भले कटे या ना कटे, लेकिन दावेदारी यह की जा रही है अररिया में कि भाजपा का 2 और कैंडिडेट है, जिसमें एक का टिकट डन माना जा रहा है। चर्चा चल रही है, प्रदीप सिंह के खिलाफ चर्चा चल रही है अररिया में। और प्रदीप सिंह को लेकर लोग यह भी कह रहे हैं कि 5 सालों में गंगा में पानी बहुत बढ़ गया है, काम नहीं दिख रहा है ज्यादा, तो नाराजगी भी है खास तौर पर। लेकिन नीतीश कुमार के फैक्टर को आप कैसे भूल जाएंगे? नीतीश कुमार के फैक्टर को तो आपको साथ लेकर चलना ही होगा। नीतीश कुमार का जो कोर वोटर हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, कोयरी कुर्मी हैं। तो यहां पर कोयरी कुर्मी का संख्या कम है, लौकू समीकरण कम है। लेकिन नीतीश कुमार का साथ अगर तेजस्वी यादव को मिला तो अररिया सीट पर BJP के लिए जीतना आसान नहीं होगा। भाजपा की साखें डूब जाएगी, तो बहुत कुछ खेला होगा अररिया में। RJD ही लड़ेगी, ये तय मान लीजिए इंडिया से। NDA से BJP, तैयारी शुरू है। आपकी कुछ प्रतिक्रिया छोड़ जाए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।